एक दफा फिर पाकिस्तान को लेके एक बहुत बड़ी स्टेटमेंट दुनिया के सामने रख दी है। हम काफी इम्पोर्टेंट पोस्ट के ऊपर थे और इस चीज को लेकर इस पाकिस्तान की तारीख के पहले हिंदू पीएसपी ऑफिसर राजिंदर मेघवार ने तरबियत मुकम्मल होने के बाद फैसलाबाद में अपनी पहली तैनाती के बाद फराइज अंजाम देना शुरू कर दिए हैं। तफसील जो साहब है ना खलीलुर रहमान हक्कानी, ये भाई थे जलालुद्दीन हक्कानी के। इमेजिन अदालत ने सहाफी मतीउल्लाह जान का 2 रोजा जिस्मानी रिमांड मंजूर कर लिया। 2:30 बजे करीब 3 बजे करीब ये लोग आए। इन लोगों ने कुंडी खटखटाई। NIA वाले आए दिल्ली से और इन्होंने शाम के फ़ज़ाए दिफा को ख़त्म करने के बाद इसराइली फ़ौजी हुक्काम का कहना है कि ये वक्त ईरान की जौहरी तनसीबात को निशाना बनाने का एक मौका है। शाम में ये वो वक्त आ गया है पाकिस्तान में कि सहाफियों का जिस्मानी रिमांड मंजूर किया जा रहा है। गैर कानूनी तौर पर इंडिया के अंदर रह रहे हैं, जिन पर शक है उनके आधार कार्ड चेक किए जा रहे हैं और बहुत सारे लोगों को अरेस्ट भी कर लिया गया है। बेसिक हमारा कसूर अपना है। अच्छा। क्योंकि हम अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट करवाना जानते ही नहीं। हमारे पॉलिटिशियंस बाहर जाते हैं जनाब, वो लोन ले रहे हैं, ये कर रहे हैं, उनको ये है ही नहीं कि हम अपनी बिल्डिंग खुद अपने पैरों पे खुद खड़े हों। तो कैसे? नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे नए रिएक्शन वीडियो चैनल पर। साथियों, इस वक्त की बड़ी खबर है पाकिस्तान से आ रही है, जो कि पाकिस्तान के कुछ आतंकवादियों को भारत ने वहां पे जाके मारा है। तो इस समय बड़ी खुशी की बात है। और साथियों, पाकिस्तान मीडिया ने जब जयशंकर प्रसाद से बात की तो उन्होंने सीधे समय पर सीधे उत्तर दिया कि अब पाकिस्तान से बात करने का ज़माना निकल गया है और अब तो जो है ज़माना भलाई का नहीं रहा। तो इस समय कुछ उन्होंने इस तरीके से बात की है, तो वीडियो को पूरा देखिएगा साथियों। और पाकिस्तान मीडिया का क्या रिएक्शन रहता है इस वीडियो के अंदर, वो सभी आप सभी तक हम पहुंचा रहे हैं। तो कृपया वीडियो को पूरा देखना, लास्ट तक देखना, चैनल पर नए सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना। चलते हैं वीडियो तरफ। वीडियो में संपूर्ण जानकारी है, पाकिस्तान का रिएक्शन क्या है, आपका किस तरीके का रिएक्शन है, कृपया वीडियो को पूरा देखिएगा। देखना चाहते हैं तो डॉक्टर एस जयशंकर ने बहुत टफ लाइन इस्तेमाल की और कहा कि पाकिस्तान और इंडिया के बीच जो बात करने का जमाना था वो गुजर गया। और जहां तक रही बात कश्मीर की, जब से आर्टिकल 370 कश्मीर से हटा है वो मुद्दा भी हमेशा के लिए खत्म हो गया। मतलब बोला कि हक्कानी कोई कबीला नहीं है, तो फिर कबीला कौन सा है? जदरान करके कबीला है। ओके। और ज्यादातर हक्कानी नेटवर्क के जो लोग हैं जदरान कबीले से उनका ताल्लुक है। ज्यादातर, आई एम नॉट सेइंग ऑल, आई एम सेइंग ज्यादातर जो लीडरशिप है वहीं की है। जब 80s में ओसामा बिन लादेन एक सितारा उभर के आ रहा था, जब अफगान वॉर्स चल रहे थे 79 और 89 के बीच में, एक दशक तक चले वो, जब रूसी फौजें वहां पे थीं, तो अमेरिका ने तैयार करा 2 लोगों को, कई लोगों को तैयार करा, 2 मुख्य तौर पे थे। उसमें से एक ओसामा बिन लादेन था और एक इमद मुगनिया था। वो मर गया बाद में, इमद मुगनिया। ओसामा भी मर गया। इमद मुगनिया की तो स्टोरी बहुत अलग है, किसी दिन मैं स्टोरी सुनाऊंगा उसकी, कि उसको तो बिल्कुल ही धन्यवाद बोला था प्रॉपर। अब हुआ ये कि CIA ने ओसामा बिन लादेन क्रिएट करा, क्योंकि उस समय CIA को लग रहा था कि हथियार है, बड़ा लंबा चौड़ा बंदा है, अरबिक है, राइट। वो ओरिजिनली फैमिली उसकी यमन से है, ओसामा बिन लादेन की। और बिन लादेन कंस्ट्रक्शंस जो हैं, उसके जो बाप की कंपनी थी, उसने मक्का, मदीना, रियाद, इधर बहुत सारी बिल्डिंग्स बनाई थी। और जो रिकंस्ट्रक्शन, मक्का के मेन मस्जिद का जो रिकंस्ट्रक्शन का काम था, उसका भी कॉन्ट्रैक्ट इसी को मिला था। बिन लादेन फैमिली बिकेम वन ऑफ द रिचेस्ट एंड बिगेस्ट बिल्डर्स इन द वर्ल्ड। रियल एस्टेट डेवलपमेंट, ये इनका बेसिकली काम था, बिल्डर थे, रियल एस्टेट डेवलपमेंट, ये सब बिन लादेन कंस्ट्रक्शंस का काम था। कंपनी का नाम बिन लादेन कंस्ट्रक्शंस है, आज भी है वो जी। ओसामा जब अलग हुआ तो ओसामा का ये कहना था कि भाई ऐसा कुरान में लिखा गया है, प्रॉफेट मोहम्मद ने ऐसा बोला है कि जो अरब की जमीन है, क्योंकि सऊदी तो बाद में बना, वो पहले तो हिजाज था उसका नाम, तो हिजाज की जमीन पे कोई गैर मुस्लिम वहां पे नहीं रहेगा। इन टर्म्स ऑफ सोल्जर्स, कोई फौजी नहीं रहेगा गैर मुस्लिम। तो वहां से उसने शुरू करा, फिर और चीजें बढ़ती चली गई। CIA ने इसका फायदा उठाया। CIA ने इसको प्रॉपर इनिशियल ट्रेनिंग दिलवाई, इनिशियल फंडिंग तो उसको कोई कमी नहीं थी, क्योंकि अरबपति खानदान का था ये।
लेकिन अभी तक आईसिस की तरफ से कोई बयान नहीं आया। अच्छा, इनके कुछ इख्तलाफात जो एक सेंट्रल गवर्नमेंट है जो कंधार बेस्ड है, उनके साथ भी इनके कुछ जो तालिबान की हुकूमत है उनके साथ भी इनके इख्तलाफात चल रहे थे। ये ज़रा थोड़ा सा एक मॉडरेट व्यू रखते हैं इंटरनेशनल रिलेशंस के हवाले से और पॉलिसीज़ के हवाले से। जो कंधार बेस्ड जो तालिबान लीडरशिप है मुल्ला हैबतुल्लाह वगैरह की, वो ज़रा थोड़े से वो थोड़े नहीं बल्कि काफ़ी वो उनके एक्सट्रीमिस्ट व्यूज़ हैं और वो बहुत ज़्यादा एक कह लें कि बहुत ज़्यादा इनके मुकाबले में कंजर्वेटिव हैं। तो अब अमेरिका ने भी इनके ऊपर हेड मनी रखी हुई थी $5 मिलियन की, सराजुद्दीन हक्कानी पे $10 मिलियन की है। ये एक डिक्लेयर्ड टेररिस्ट्स हैं ये दोनों, और तो अमेरिका की भी हेड मनी थी इन पे और आईसिस भी इनके खिलाफ था, और जो तालिबान की हुकूमत है कंधार बेस्ड वो भी इनसे इख्तलाफात रखती थी। तो अभी ये कहना कि किसने मारा है ये जरा मुश्किल है। लेकिन सर ये छुपे हुए तो नहीं थे, ये उन टेररिस्टों में से तो नहीं थे ना जिनको कहा जाता है कि मिल ही नहीं रहे, कहाँ है, ढूंढा जा रहा है। ये तो एक अशरफ जलाली और दूसरे हैं खादिम हुसैन रिजवी के बेटे साद रिजवी। साद रिजवी तहरीक लब्बैक के लीडर हैं, चीफ हैं तहरीक लब्बैक के। तो ये केस क्यों बना और ये क्या बात है कि पूरी दुनिया में इस वक्त कई एक केसेस ऐसे सामने आए हैं जिसमें पाकिस्तानी मैन कहीं ना कहीं उनको कन्विक्ट किया गया या वो पकड़े गए, या ये इल्ज़ाम आया कि इन्होंने किसी के ख़िलाफ़ धमकी दी, कहीं पर मिस इन्फॉर्मेशन फैलाई और कहीं पर हमला करने पर उकसाया और कहीं पर साजिश की जा रही थी एक बड़ा हमला करने की। ये जो डच कोर्ट है इसने ये मुकदमा, ये केस जो चलाया है, ये उन दोनों पाकिस्तानियों की गैर हाजिरी में चलाया। यानी ना तो मौलाना अशरफ जलाली वहाँ पर थे और ना ही साद रिजवी, वो तो पाकिस्तान में थे। तो मेरा ख्याल है कि अब क्या वो ये कहेंगे पाकिस्तान से कि इन दोनों को दिया जाए, हवाले किया जाए। लेकिन ये उन्होंने कहा है, क्योंकि जब मैं इसकी डिटेल्स देख रही थी तो उसमें ये बताया गया कि नेदरलैंड की अदालत की तरफ से, कोर्ट की तरफ से